Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हम राजनीति विज्ञान या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हमने अभी तक भाग 1 और भाग 2 को जान लिया था, समझ लिया था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भाग 3। ज़्यादा समय न लेकर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, भाग 3 या पार्ट 3। सबसे पहले हम इस भाग का नाम जान लेते हैं। तो इस भाग का नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इस भाग में जिन आर्टिकल्स का हम जिक्र करेंगे, जिन आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, तो देखिए क्या कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे इसमें। तो इसमें आ जाएंगे आर्टिकल 12 से 35 तक के आर्टिकल्स इसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो मूल अधिकार के भाग 3 को अगर स्टार्ट करने से पहले अगर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बन जाता है कि मूल अधिकार का संबंध कौन से भाग से है, तो कौन से भाग से है? भाग 3 से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भाग 3 में या फिर मूल अधिकारों से संबंधित कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो उसमें आर्टिकल्स आ जाएंगे 12 से 35 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूल अधिकारों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ से आया है और कहाँ इस मूल अधिकारों का यूज किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में क्या हुआ था कि इंग्लैंड, एक जानते हैं हम कि इंग्लैंड जो कंट्री है, वहां के नागरिकों ने, वहां के कुछ नागरिकों ने क्या किया, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने मांग की। उन्होंने वहां के राजा, जो उस तत्कालीन जो राजा थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था किंग जॉन। क्या नाम था? किंग जॉन। उससे उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारों की गुहार लगाई, उसके खिलाफ विद्रोह किया कि हमें अपने जो अधिकार है, कुछ अधिकार हैं, वो हमें दीजिए। तो वहां के राजा ने क्या किया, उनकी बात को माना, एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक अधिकार पत्र जारी किया। क्या किया? अधिकार पत्र या प्रपत्र, ये इश्यू किया, अधिकार प्रपत्र, ठीक है। और इस अधिकार प्रपत्र का क्या नाम हुआ? इस अधिकार प्रपत्र जो है उसको कहने जाने लगा मैग्ना कार्टा। सबसे पहले अगर हम जाने की मूल अधिकार जो है उसका वर्णन कहां से आता है, तो इसका वर्णन आता है मैग्ना कार्टा अधिकार प्रपत्र। किंग जॉन वहां का राजा था इंग्लैंड का, और कब आया था? 1215 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये अधिकार, उसमें कुछ अधिकार लिखे गए थे। एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट वहां के किंग जॉन ने बनाया। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा गया? मैग्ना कार्टा रखा गया। और उस मैग्ना कार्टा में क्या हुआ था कि उसमें उन अधिकारों का उसमें जिक्र कर दिया, उन अधिकारों को लिख दिया गया, जिससे क्या हुआ कि वहां के नागरिकों को एक गारंटी मिल गई कि हमें ये अधिकार जो है वो मिलेंगे। तो इसी तरह से इसको अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं,
वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो हमारे भाग 3 में लिखे हुए हैं, है ना। तो अब दोनों चीजों को रिलेट करके देखिए। मूल अधिकार जो लिखे हैं उसको क्या कहेंगे, मैग्ना कार्टा। जैसे इंग्लैंड के संदर्भ में हमने जाना भी, तो वहां उसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। अब अगर भारत के संदर्भ में यही कहा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा कौन सा हुआ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि मैग्ना कार्टा एक्चुअल है क्या। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्या हो गया, भाग 3, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या हो गया, भारत का मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या कहेंगे, भारत का मैग्ना कार्टा कहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले जब मूल अधिकारों की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे भारत के जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को, जब ये पूरा अप्लाई हो गया था, इनेक्ट हो गया था, तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या थी, उनकी संख्या थी 7, ठीक है। फिर भारत में जमीनों से संबंधित कोई कॉन्ट्रडिक्शन होने स्टार्ट हो गए। डीपीएसपी और मूल अधिकार जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ये जो मूल अधिकार है, उन दोनों के बीच में झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे और उनको लेकर फिर कोर्ट में केसेस गए, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो धीरे धीरे जब ये कॉन्ट्रडिक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे, तो फिर हमारे भारत के संसद ने क्या किया कि संविधान में संशोधन करके और संपत्ति के अधिकार को, उनको क्या किया, एक विधिक अधिकार बनाया गया। तो मूल अधिकारों से उसको हटा के फिर विधिक अधिकार बना देने से हमारे भारत के संविधान में वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, 6 संख्या हो गई। तो अभी जानेंगे वो 6 मूल अधिकार है कौन कौन से, ठीक है। देखिए, तो जो मूल अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो 6 टाइप के हमें प्राप्त है। कौन से हैं 6 टाइप, देखिए जानते हैं। 6 टाइप में अगर मैं पहले टाइप की मैं अगर बात करूं, पहले अगर इनमें डिवाइड कर रहा हूं, पहला नंबर 1, तो पहला जो अधिकार हो गया वो हो गया समानता का या समता का अधिकार। समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इस अधिकार में हम कौन कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे आगे चल के, तो इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के, ठीक है। समानता का अधिकार कौन सा है, पहला अधिकार है। इसमें हम कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। दूसरा अगर टाइप की मैं बात करूं, तो दूसरा जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें हम जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम जो है, उसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 जो है वो किस में आते हैं, वो स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। हमें ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम ये टाइप्स लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तीसरा जो टाइप हो गया वो क्या हो जाएगा, देखिए, स्वतंत्रता के बाद आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बेसिक 2 आर्टिकल आते हैं इसमें, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ठीक है। इसके बाद अगला जो टाइप है नंबर 4, तो इसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हमें कोई भी धर्म मानने का, उसके पालन करने का और अंतःमन की हमें पूरी आज़ादी है। वो हम आर्टिकल जो हम ये पढ़ेंगे टाइप, तो बहुत अच्छे से हम जानेंगे और उससे संबंधित जो भी कोई मैटर आता है, कोई ऐसी टॉपिक या कोई ऐसी बात अगर इंपॉर्टेंट आएगी, मैं बिल्कुल आपके सामने रखूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक क्या हो जाएगा,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में। दो अधिकार ऐसे हैं जिनको हम बेसिकली अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटीज के साथ जोड़कर उसको हम देखते हैं। तो देखिए क्या है वो आर्टिकल। तो उसका नाम हो गया अपना ये संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये कहाँ लिखे हुए हैं? तो मैंने अभी पहले जिक्र कर दिया कि इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30। इसमें हम जितने भी मदरसा हैं, जितने भी इस टाइप के जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो धार्मिक या फिर सांस्कृतिक जो अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, तो इसका जिक्र आता है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में। और नंबर 6 अगर हम पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। इसमें आर्टिकल 32 आता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये वही आर्टिकल है, ये वही आर्टिकल मान लीजिए या मूल अधिकार का वही टाइप है जिसको डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने क्या कहा था? जिसको भारत के संविधान की आत्मा, क्या कहा था? भारत की संविधान की आत्मा ना, भारत के संविधान की आत्मा। अब ध्यान देने वाली बात ये हो गई, देखिए इसमें कि इसमें हमने कुछ आर्टिकल्स को इंक्लूड किया नहीं, देखिए है ना। यहाँ पे लिखा है भाग 3 में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 12 से 14 से 18, 19 से 22 हो गया, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, एक तो 31 रह गया और दूसरा 32 के बाद के कुछ आर्टिकल्स रह गए, है ना। तो इसमें एक तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो इसमें रह गया हमारा आर्टिकल 12 रह गया, एक आर्टिकल 13 रह गया और एक आर्टिकल हो गया 31 रह गया। बेसिकली 3 आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, देखिए क्या रिलेशन बनता है और उसके बाद हम इनको डिटेल से भी समझ लेंगे। देखिए आर्टिकल 12 में सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में लिखी गई है कि इसमें इस भाग में, भाग 3 में जो राज्य शब्द है उसकी परिभाषा कहाँ लिखी है? उस राज्य शब्द की परिभाषा लिखी है आर्टिकल 12 में। और इसमें जो है आर्टिकल 13 में जो है वो आ जाता है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि कोई भी सरकार या कोई भी राज्य संविधान के भाग 3 के जो भी अधिकार है उनको न्यून नहीं किया जा सकता, उनसे संबंधित कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि मूल अधिकारों का हनन करता हो या उनको न्यून करता हो। ये कहाँ लिखा है? ये आर्टिकल 13 में लिखा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसमें दोनों टाइप की, इसको डिटेल से हम जान लेंगे। और तीसरा जो है वो है संपत्ति का अधिकार। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया इसका कि संपत्ति का अधिकार जो है वो अब वर्तमान में एक मूल अधिकार नहीं है, वो एक विधिक या विधायी अधिकार है। ये यूपीएससी ने इसका प्री में इसको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कि संपत्ति का अधिकार जो है वो वर्तमान में क्या है, उससे संबंधित एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें यही पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को अभी वर्तमान में क्या उसकी स्थिति जो है वो क्या है। तो वो एक विधायी अधिकार बन चुका है या विधिक अधिकार बन चुका है, मूल अधिकार नहीं है। हम ध्यान देंगे इस बात को। तो ये इसको हम ज्यादा गहराई से अभी नहीं जानेंगे, इसका जब हम संपत्ति के अधिकार को या संविधान के संशोधन जब हम पढ़ेंगे तो तब हम इनको जान लेंगे। अभी हम जान रहे हैं भारत के संविधान के ये मूल अधिकार। चलिए शुरू करते हैं आगे फिर। 12 से, ठीक है।
आर्टिकल 12। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य की परिभाषा है ना। क्या होगी राज्य की परिभाषा? कोई भी ऐसी अथॉरिटी या कोई भी ऐसा मैं विभाग कह सकता हूँ, अथॉरिटी कह सकता हूँ, संसद कह सकता हूँ, विधानसभा कह सकता हूँ, या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये सारी की सारी जिनकी हम बात करते हैं, तो वो सब का सब हो जाएगा राज्य शब्द। यानी कि इस भाग में जहां जहां पर राज्य का जिक्र आएगा, वहां वहां हम क्या मानेंगे कि वहां कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी विधानसभा हो सकती है, संसद हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है। तो अभी हम इसको आगे जानेंगे। चलिए, तो राज्य शब्द को कहां पे डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 12 में डिफाइन किया है। इसके बाद आर्टिकल 13, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिकल 13 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पहले हनी टैग लगा के नोट करेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 13 में सबसे पहली बात तो एक ये लिखी गई है कि मूल अधिकारों में जो असंगत कोई अगर चीजें जुड़ जाती है, या असंगत अगर मूल अधिकारों से वो चीजें जुड़ी हुई नहीं है, अगर मिलती नहीं है, तो इस हाल में क्या कर सकती है भारत की संसद या सुप्रीम कोर्ट, दोनों क्या कर सकती है? उस भाग को या जितने वो जो पार्ट है उसको हम खत्म कर सकते हैं। मूल अधिकारों का जो हनन करने वाला जो भाग है उसको हम हटा सकते हैं। ऐसी कोई विधि नहीं बना सकते, ऐसा कोई रूल वगैरह सब कुछ जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो नहीं बना सकते। तो आर्टिकल 13 में कितनी क्लोजेज हैं पहले जानते हैं। पहली क्लोज क्या कहती है आर्टिकल 13 की? आर्टिकल 13 की पहली क्लोज जो है उसका संबंध जो है बेसिक, वो बनता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। क्या किससे बनता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। मतलब क्या हुआ देखिए, जब हमारा संविधान बना था, बनके तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 से पहले के जो कानून चल रहे थे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं जिसको, शरीयत एप्लीकेशन, तो एक वो क्या है 1937 का एक कानून है। जैसे एक इंडियन मैरिज एक्ट है 1925 का हम बात करते हैं। जैसे आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं 1860 का। तो ये सारे के सारे कानून क्या हैं? ये पहले से चले आ रहे थे। ये कानून जो है वो हमारे संविधान बनने से पहले के कानून है। ठीक है, तो इसमें एक बात ये लिखी गई है कि जो संविधान बनने से पहले के जो कानून है उनको क्या किया जाएगा, अगर उन कानूनों में अगर कोई लाइन या कोई सेक्शन या कोई बात हमारे मूल अधिकारों को छीनती है, कम करती है, तो ऐसे कानूनों को हम क्या कर देंगे? हटा दिया जाएगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, हटा दिया जाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, अच्छा कौन से, किसको हटा दिया जाएगा? जो फंडामेंटल राइट्स को या तो कम करें या उसको हनन करें। ध्यान रखना है, या तो कम करें या उसको हनन करें। तो हम क्या करेंगे? उस कानून को हम हटा देंगे। जैसे एग्जामिनेशंस में कंडीशन देके यूपीएससी स्पेशली ऐसे आर्टिकल्स को इस लेवल पे जाके पूछती है कि अगर ये कानून है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसको हम हटा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, सेक्शन आर्टिकल 13 की क्लोज 1 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? उसको हटा सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जो चीज है वो क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है, उनको क्या है? अब ये तो हो गया जो संविधान बनने से पहले के कानून। सेक्शन 2 क्या कहती है, सॉरी क्लोज 2 क्या कहती है? क्लोज 2 कहती है कि संविधान बनने के बाद जो कानून है, तो संसद या कोई भी अथॉरिटी ऐसे कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों से असंगत हो या जिससे मूल अधिकार छीने जाएं या कम हो।
ध्यान रखना है इसमें, ये दो चीजें इसमें हैं। क्लोज 1 क्या कहती है? क्लोज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हटा देंगे, और क्लोज 2 क्या कहती है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधान के बाद के, है ना, जैसे कोई भी एक्ट अभी मान के चल सकते हैं, उन किसी भी एक्ट में मूल अधिकारों से हनन से संबंधित ये चीजें आप नहीं ऐड कर सकते, उसको उतनी मात्रा में हम हटा देंगे जितनी मात्रा में वो मूल अधिकारों का हनन करती है। ठीक है। क्लोज 3 क्या कहती है? देखिए क्लोज 3 का जो रिलेशन बनता है, यहां पे जो ये लॉ शब्द है ना, इस लॉ को डिफाइन किया गया है यहाँ पे क्लोज 3 में। ठीक है, यानी कि लॉज का मतलब क्या हो गया, देखिए अभी आप इस लॉ का मतलब क्या क्या होगा कि हम क्या क्या नहीं बना सकते, है ना तो हम अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ना तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ना ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है। ठीक है, ना तो कोई अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ना ही कोई आदेश, ना ही कोई अधिसूचना जारी की जा सकती है ना, अधिसूचना जारी की जा सकती है, और ना ही कोई नियम बनाया जा सकता है, या ना ही कोई उपनियम बनाया जा सकता है। उपनियम, बाइलॉज कहते हैं जिनको, उपनियम। ना ही कोई रेगुलेशंस बनाया जा सकता है, विनियमन, है ना ही कोई विनियम बनाया जा सकता है। यहां तक कि लिखा है ना ही कोई अधिनियम, जिसको हम एक्ट कहते हैं, या फिर कोई ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें किसी कानून के, किसी लॉ की एक वो आए, उसमें अगर कोई टेक्निकल कोई वर्ड भी आ जाता है, प्रथा भी ऐसी नहीं हो सकती। तो इन सबको क्या किया गया, लॉ में इंक्लूड किया गया, मतलब संसद या फिर अध्यादेश, राष्ट्रपति हो गया, ऑर्डर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ऐसे चीजें हैं जो इनमें से आएगी, उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकते, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करे। अगर बना दिया जाए तो क्या होता है, अगर बना देती है तो जैसे मान लीजिए कि मुझे ये एक कानून बनाया भारत सरकार ने, और उस कानून में मान लीजिए कि 4 ऐसे 10 सेक्शंस मान लेते हैं, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं अभी। उसमें मान लीजिए कि ऐसे 10 सेक्शन बनाए गए हैं टोटल, और 10 सेक्शन में सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 9, मान लीजिए 10 सेक्शन है टोटल। उनमें से सेक्शन 4, 5, 7 और 9, ये चारों क्या कर रही है, मेरे मूल अधिकारों का हनन कर रही है। राइट टू इक्वलिटी का मान लीजिए, रिजर्वेशन का मान लीजिए, या फिर कोई भी किसी भी स्वतंत्रता के अधिकार का मान लीजिए, या लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 का मान लीजिए सॉरी, अगर हनन कर रही है ये 4-10 में से, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, आदेश जारी करके ये चारों सेक्शंस को वहां से हटा देगी उस कानून में से, बाकी भाग कहेगी कि आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक जो डॉक्ट्रिन है, वो सिद्धांत इस पे चलता है। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें मैं सेक्शन 4 जो है वो 3 है, इस क्लोज 3 में एक तो यहाँ पे इस लॉ को डिफाइन किया गया, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में क्या क्या शामिल होंगे, एक तो वो डिफाइन किया गया। तो इसको मैं क्या दे सकता हूँ, पॉइंट दे सकता हूँ, ए पॉइंट, है ना, या सब क्लोज इसको कह सकते हैं कि ये होगी ए सब क्लोज। और दूसरे जो है इसमें बी सब क्लोज। ठीक है, उसमें क्या डिफाइन किया गया है, तो इसमें ये डिफाइन किया गया कि ये जो यहाँ पे लॉ है ना, इसको यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें एक तो लिखा है लेजिस्लेचर, और दूसरा हो गया इसमें अथॉरिटी। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब ये हो गया कि विधानमंडल, है ना, और अथॉरिटी का मतलब हो जाएगा प्राधिकारी, यानी कि ऐसे लॉज जिनको किसी विधानमंडल ने बनाया हो या किसी प्राधिकारी ने बनाया हो, तो वो कानून भी क्या किए जा सकते हैं, हटा दिए जा सकते हैं, उनको भी कम किया जा सकता है। इसमें बस ये 2 चीजें शामिल है। और ये जो है कि आगे राज्य जो है कोई भी ऐसी विधि या ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों को हनन करे
या कम करे। अब देखिए इसकी क्लोज फोर जो है वो बेसिकली मूल अधिकार में नहीं थी, इसको संविधान संशोधन के बाद इसको जोड़ा गया था। और इसका सीधा सा मतलब इतना ही है क्लोज 3 का कि आर्टिकल 13 का कोई रिलेशन आर्टिकल 368 से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन होता है वो इसमें इस अधिनियम में शामिल नहीं होगा। इसका मतलब कि भारत की संसद जो है वो संविधान में संशोधन करके अगर कुछ पॉजिटिव अगर वो करती है तो ये किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू।